अच्छा जी, टाइम शेयरिंग सिस्टम हमारे पास, इसका इस्तेमाल हमारे पास शुरू हुआ जब शुरू में हमारे पास जो मेन फ्रेम सिस्टम होते थे, तो उस वक्त टाइम शेयरिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। पर्सनल कंप्यूटिंग से हमारे पास पहले बैच सिस्टम मेन फ्रेम सिस्टम इस्तेमाल होते थे, वो इस वजह से कि उस वक्त हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम थे वो हाउस होल्ड डिवाइस नहीं थी, मतलब एक ऐसी चीज़ नहीं थी कि हर कोई इसको खरीद सके, बल्कि आपके एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम होता था जिसको बहुत सारे लोग शेयर करते थे। अक्सर उसमें वो कनेक्टेड होते थे थ्रू डमी टर्मिनल्स, और वो उस सिस्टम को यूज़ करते थे। ठीक है, जो हमारे पास सिस्टम होते थे, हमारे पास सर्वर होता था, ठीक है, और उसके साथ यूज़र जो है डमी टर्मिनल्स के साथ कनेक्टेड होते थे। ठीक है, ये जो डमी टर्मिनल्स होते थे ये सारी इसकी प्रोसेसिंग सर्वर में होती थी। ठीक है, प्रोसेसिंग जो है वो सारी यहाँ सर्वर में सारी प्रोसेसिंग होती थी। ठीक है, और ये जो टर्मिनल्स होते थे यहाँ सिर्फ डेटा इनपुट होता था, और जो डेटा जो है वो आउटपुट जो है वो यूज़र को नज़र आती है। ठीक है, और इसी तरह से ये डमी टर्मिनल्स, इसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं होती। प्रोसेसिंग जो है वो सारी ये मेन सिस्टम जो है आपके पास सर्वर जो होता था उसमें होती थी। ये हमारे पास यहाँ पे टाइम शेयरिंग होती थी। ये जो प्रोसेसर इसमें लगा होता था जो वो शेयर होता था इन तमाम डमी टर्मिनल्स जो है, ये जो टर्मिनल्स होते थे ये डिफरेंट जो यूजर्स थे वो शेयर करते थे इस प्रोसेसिंग पावर को, इस मेन सिस्टम की। तो टाइम शेयरिंग सिस्टम में यही होता है। तो इसके अंदर टाइम शेयरिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास एक इंटरेक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, विद मल्टी प्रोग्रामिंग, कि आपके पास उस सिस्टम इंटरेक्शन यूजर करता है और उस सिस्टम के अंदर एक वक्त में मल्टीपल प्रोग्राम्स जो हैं रन हो रहे होते हैं। ठीक है, जैसे उस वक्त हमारे पास जब सर्वर होता था तो उसमें मल्टीपल यूजर कनेक्ट होते थे, मल्टीपल यूजर्स के प्रोग्राम उस सर्वर में रन होते थे। ठीक है, और अभी आपके जो सिस्टम है करंटली उसके अंदर भी टाइम शेयरिंग होती है। जो आपका सिस्टम है उसके अंदर प्रोसेसर जो है सपोज है एक लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन आप उसके अंदर प्रोग्राम जो है आप वो मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेसर एक है, आप मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन करते हैं, उसके अंदर टाइम शेयरिंग होती है। ये जो आपका प्रोसेसर है उसका टाइम शेयर हो रहा है इन प्रोसेसर्स के दरमियान। ठीक है, ये जो आपका प्रोसेसर है इस प्रोसेसर का टाइम जो है वो शेयर हो रहा है तमाम प्रोसेस के दरमियान। ये टाइम ये प्रोसेसर अपना जो है प्रोसेस एक प्रोसेस को दे रहा है, कुछ जो है वो दूसरे प्रोसेस को दे रहा है। जैसे ये 3 प्रोसेस हैं तो पहले इस प्रोसेस को दे देगा, फिर इसको दे देगा, फिर थर्ड को दे देगा। तो इस तरह से ये प्रोसेसर जो है शेयर होगा। ठीक है, तो इसको टाइम शेयरिंग एनवायरनमेंट है हमारे पास। ठीक है, टाइम शेयरिंग एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास जो जॉब या जो प्रोसेस है हमारे पास, वो स्वैप इन और स्वैप आउट हो सकता है मेमोरी में, मेमोरी से डिस्क में। ठीक है, कि अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि मेमोरी कम पड़ सकती है। जिस तरह अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस हैं, ये हमारे पास एक टाइम शेयरिंग सिस्टम है, तो टाइम शेयरिंग सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसेस होंगे। ठीक है, एक प्रोसेस है, ये दूसरा प्रोसेस है। ठीक है, अब मल्टीपल प्रोसेस जब रन होंगे तो मल्टीपल प्रोसेसेस रन होने का मतलब ये है कि हमारे पास जो हार्ड डिस्क है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये हार्ड डिस्क है, ठीक है, और इस हार्ड डिस्क से इसके अंदर प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं, तो इसमें से प्रोग्राम्स को लोड करना पड़ेगा टाइम शेयरिंग सिस्टम में रैम के अंदर। अब हो सकता है कि कुछ इस तरह से हो कि हमारे पास सारी मेमोरी जो है वो फुल हो गई है और कुछ प्रोसेसेस जो हैं वो इधर है जिसको लोड करना है। तो उसके लिए फिर क्या किया जाएगा, जो हमारे पास मेमोरी के अंदर जो प्रोसेसेस हैं, इस प्रोसेस को उठा के इसको रैम में हार्ड डिस्क में वापस लाया जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ से रैम से निकाल के इस प्रोसेस को, और इसकी जगह पे दूसरा प्रोसेस लोड करना है। तो ये रैम से प्रोसेस जो है इन और आउट करना डिस्क को, ये हमारे पास इसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी टाइम शेयरिंग सिस्टम में, क्योंकि मल्टीपल प्रोसेस रन होंगे। तो मल्टीपल प्रोसेस रन होंगे तो उस दौरान बाज़ औक़ात हमारे पास ये हो सकता है कि रैम जो है उसके अंदर स्पेस कम पड़ जाए। तो
फिर उसकी वजह से प्रोसेसेस को हमें रैम से निकाल के हार्ड डिस्क में लाना पड़ेगा, और दूसरे प्रोसेस को कोई दूसरा प्रोसेस जो है उसको हार्ड डिस्क से हमने अगर लोड करना है तो उसको फिर रैम में लोड करना पड़ेगा। इसके लिए स्वैपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से जो यूज़र्स जो हैं, मल्टीपल प्रोग्राम्स रन होंगे, तो इस वजह से यूज़र्स को ऑनलाइन फाइल सिस्टम भी की भी ज़रूरत होगी, जिससे यूज़र्स जो हैं वो डाटा को एक्सेस कर सकें। जो फाइल्स जो हैं उसको, कोड को यूज़र्स जो हैं वो एक्सेस कर सकें, इसकी ज़रूरत भी ऑनलाइन सिस्टम के फाइल टाइम शेयरिंग सिस्टम के अंदर इसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रियल टाइम सिस्टम्स। रियल टाइम सिस्टम हमारे पास ऐसे सिस्टम होते हैं, ऐसी इन्वायरमेंट के लिए बनाए जाते हैं जहाँ पे आप इसको ऐसी प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है जिसमें जो आपके प्रोग्राम्स हैं उनको एक वेल डिफाइंड टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर जो है ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो ऐसी डिवाइसेस में लगे होते हैं कि जिन्होंने ऐसी डिवाइसेस पे होते हैं कि जिनके अंदर जिन्होंने काम करने होते हैं वो एक फिक्स टाइम रिक्वायरमेंट के अंदर उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उसके अंदर उसको करना होता है। अगर वो उस टाइम के अंदर उस काम को नहीं करते हैं तो वो सिस्टम फेल हो सकता है, बल्कि बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। ठीक है, अक्सर ये इस्तेमाल होते हैं हमारे पास इसको रियल टाइम सिस्टम किसी एक डिवाइस के अंदर जो है ना, एक सिस्टम के अंदर एज ए कंट्रोल डिवाइस। कोई एप्लीकेशन है, जैसे कि कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं तो उन एक्सपेरिमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए ये इस्तेमाल हो सकते हैं सिस्टम, या कोई मेडिकल इमेजिंग सिस्टम है उसके अंदर जो उसका फर्मवेयर होगा, ठीक है, या इंडस्ट्री के अंदर कोई कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होगा वो रियल टाइम सिस्टम होगी। ठीक है, कोई फैक्ट्री है उसके अंदर कोई रोबोट्स हैं वो काम कर रहे हैं तो वो रोबोट्स के अंदर जो सॉफ्टवेयर होगा वो रियल टाइम सिस्टम होगा। रियल टाइम सिस्टम जो है इसमें फिर हमारे पास दो किस्म की कैटेगराइज सब कैटेगरीज आ जाती हैं। एक हमारे पास है हार्ड रियल टाइम और एक हमारे पास आ जाता है सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम हमारे पास ऐसे सिस्टम होते हैं कि जिसकी जो कि बेसिकली डिज़ाइन किए जाते हैं, जिसकी टाइम रिक्वायरमेंट जो वो स्ट्रिक्ट होती है, वो फिक्स टाइम के अंदर उन्होंने रिस्पॉन्स देना होता है और उस टास्क को परफॉर्म करना होता है, क्योंकि वो उसको अगर उस टाइम के अंदर नहीं करेंगे परफॉर्म उस टास्क को तो उससे नुकसान ज़्यादा हो सकता है। इस किस्म की जो रियल टाइम सिस्टम है, हार्ड रियल टाइम, ये अक्सर मैंने जैसे बताया कि इंडस्ट्रीज में रोबोट्स हैं, अगर वो असेंबलिंग कर रहे हैं कार की, ठीक है, वो अगर वो उसके अंदर जो ऑपरेशन उनको प्रोग्राम किया गया है तो वो अगर ज़रा सा भी उसमें डिले आता है तो हो सकता है कि वो रोबोट जो है वो गाड़ी को तोड़ ले या उसको जो है ना डैमेज कर दे। इस वजह से उसके अंदर जो इस किस्म के सिस्टम जो बनाए जाते हैं तो बहुत ख्याल किया जाता है कि जो इसकी टाइम रिक्वायरमेंट है, जो ऑपरेशन अगर एक 5 नैनो सेकंड में करना है तो उसी में उसने वो 5 नैनो सेकंड में ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उससे ज़्यादा डिले उसमें नहीं आना चाहिए क्योंकि उससे फिर नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इस किस्म के सिस्टम जो है उसमें हमारे पास सर आपकी आवाज़ आ रही जा रही है। अच्छा, ये फिर आपके सिस्टम और नेट का मसला होगा, इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा। अच्छा, नो सर, ये सिर्फ अकेले इसका नहीं है सर, हमारा भी है। सबकी तरफ से। अच्छा, यस सर। सर आवाज में मसला है सर। तो हार्ड रियल टाइम में इसी वजह से, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट होता है, तो इस वजह से इस किस्म के सिस्टम्स के अंदर अक्सर सेकेंडरी स्टोरेज नहीं होती, मिसाल के तौर मैग्नेटिक डिस्क नहीं होती, हार्ड डिस्क नहीं होती, बल्कि अक्सर इसके अंदर मेमोरी चिप्स यूज़ होती हैं, रैम वगैरह इस तरह की शॉर्ट टर्म मेमोरी यूज़ होती है डाटा को स्टोर करने के लिए, कि क्योंकि उसका एक्सेस टाइम ज़्यादा अच्छा होता है तो ऑपरेशन स्पीडी हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरा उसके अंदर वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी, मतलब वर्चुअल मेमोरी में आपकी हार्ड डिस्क एज रैम यूज होती है, उससे भी टाइम बहुत ज़्यादा उससे डिले होता है, इस वजह से इसके अंदर वर्चुअल मेमोरी को भी इस्तेमाल इस किस्म के सिस्टम में नहीं किया जाता। और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कोड है उसको इस तरह से स्ट्रक्चर किया जाता है या उसको इस तरह से बनाया जाता है कि जिससे वो एफिशिएंट, कोशिश की जाती है कि एफिशिएंट कोड लिखा जाए। ठीक है, क्योंकि कोड एफिशिएंसी जो हो एफिशिएंट होगा तो इस वजह से उसका सिस्टम का रिस्पांस टाइम भी
अच्छा होगा। तो इस वजह से इसकी कोड को भी जो है उस पर भी काम किया जाता है। जैसे हमारे पास की एग्जांपल्स हैं प्लेन लैंडिंग सिस्टम है, अगर ऑटोमेटिक जो है ना हमारे पास प्लेन लैंडिंग सिस्टम है या प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम है न्यूक्लियर प्लांट के अंदर, जो कि न्यूक्लियर प्लांट के अंदर काम हो रहे हैं, जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कोई रियल टाइम सिस्टम है, तो वो इसमें आ जाते हैं। अब आप खुद सोचेंगे अगर प्लेन लैंडिंग सिस्टम है या न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उसको कंट्रोल करने वाले सिस्टम है, उसमें ज़रा सी भी गलती हो जाए तो लोगों की जो है इसमें जाने जो है वो जा सकती हैं। तो इसी तरह से रेस्पिरेटर, ये जो आपको ये होते हैं इसको जो आजकल इस्तेमाल हो रहे हॉस्पिटल्स में यूज़ हो रहे हैं रेस्पिरेटर्स, वो भी इसमें आ जाते हैं। उसमें भी थोड़ी सी गलती हो जाए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हमारे पास हार्ड रियल टाइम एग्जाम्पल है। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम के अंदर हमारे पास ऐसे सिस्टम हो सकते हैं कि जिसके अंदर हो सकता है कि थोड़ा टाइम डिले आ जाए ऑपरेशन के अंदर, लेकिन उसके अंदर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं बन सकती। ठीक है, मतलब जिस तरह वर्चुअल रियलिटी के सिस्टम्स है, मल्टीमीडिया सिस्टम्स है, अगर ग्राफिक्स का इशू आ जाता है, ये वर्चुअल रियलिटी में कोई ऑपरेशन कुछ डिले आ जाता है ऑपरेशन के अंदर, उससे किसी की जान तो नहीं जाएगी, ठीक है, कि वो उसका परफॉर्मेंस नहीं रहेगी इतनी अच्छी, लेकिन उससे किसी की जान को खतरा नहीं होगा। तो ये हमारे पास रियल टाइम सिस्टम्स हैं